तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों के सौर्य सर के द्वारा बताया गया होगा पहले वीडियो में कि इस रैंकर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो आप लोगों का बैच चलेगा, यानी रैंकर्स बैच चलेगा, वो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 10th के मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए चलेगा। तो मैं अनीस आप सभी को बताऊंगा कि अच्छे मार्क्स बिहार बोर्ड में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, संस्कृत कैसे पढ़ना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। मैं संस्कृत आप लोगों को पढ़ाऊंगा जैसा कि सौरी सर के द्वारा बताया गया होगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सिलेबस की ओर। तो सिलेबस संस्कृत का देखेंगे, उसके बाद ग्रामर का देखेंगे और ये भी बताएंगे कि किससे कितना मार्क्स पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना मार्क्स का पूछा जाता है, लेखक कितना निबंध लेखन यानी अनुच्छेद लेखन कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव इसे वाक्य कितना मार्क्स का पूछा जाता है, पत्र लेखन कितना मार्क्स का पूछा जाता है। दोनों ग्रामर और बुक उतना ही इम्पोर्टेंट, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप ग्रामर पढ़ के जाइएगा तो उसमें भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, या फिर सिर्फ आप बुक पढ़ के जाइएगा तो उसमें भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो दोनों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों दोनों सवाल दोनों से पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है बुक से, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है ग्रामर से। तो दोनों का कंबाइंड लेके चलिएगा तो ज़्यादा रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले बुक के सिलेबस को कि बुक में क्या क्या आपका चैप्टर है और उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो बुक का नाम आप तो जानते होंगे, जो 10th का बुक चलता है आप लोग में, पीयूषम संस्कृत भाग 2, जो कि 10th में बिहार बोर्ड में चलता है, ठीक है। जिसमें से कि पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। इसमें श्लोक के बाद, जो कि उपनिषद से लिया गया है, इसमें 5 श्लोक है और ये श्लोक के बारे में बताया गया है कि मंगलम जो कि कैसे क्या कार्य था, उसके श्लोक और उसका मीनिंग भी बताया जाएगा, ठीक है। उसके आगे पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटलिपुत्रम जो कि आप लोग आजकल पटना के नाम से जानते हैं, वहाँ पे और एक सिटी है पाटलिपुत्रम, दोनों एक ही जगह पे है, लेकिन पहले जो है वो पटना सिटी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मैंने पटना के बारे में बताया गया, फिर ये पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। आगे आलस कथा। आलस मतलब जैसे कि व्यक्ति को होता है, किसी जानवर को होता है, बैठे हैं तो बैठे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सोए हैं तो सोए हैं, आलस कथा। उसी तरह यहाँ पर 3 आलस रहते हैं, आलसी दोस्त रहते हैं, और उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। और आगे संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य, जो संस्कृत में साहित्य है उसका लेखन के बारे में बताया गया। आगे है भारत महिमा। भारत में जो महिमा, भारत का महिमा बारे में, मतलब भारत के बारे में बताया गया है, जो भारत के बारे में बताया गया। आगे भारतीय संस्कार। भारत में संस्कार चलते हैं जैसे कि शादी विवाह मुंडन, ये सब एक तरह से संस्कार ही है, और शादी विवाह या फिर पूजा, ये तरह संस्कार है जो कि भारत में चलते हैं, तो भारतीय संस्कार है। आगे नीति श्लोक है, इसमें भी श्लोक आते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। कर्मवीर कथा। कर्मवीर जैसे कि कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करते हैं वो कर्मवीर कहलाते हैं, उसी तरह बताया गया कि कर्म का वीर कैसे बने, उसके बारे में बताया गया। कर्मवीर कथा, कर्मवीर का एक तरह से कथा उसमें है। यहाँ देखिए आगे स्वामी दयानंद है, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और उसके बारे में बताया गया है स्वामी दयानंद के बारे में। आगे 10वां नंबर है मंदाकिनी वर्णनम। जिस तरह पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया, उसी तरह मंदाकिनी भी एक भारत का शहर है, उसके बारे में बताया गया। और 11वां पे है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, एक तरह से बाघ समझिए, पथिक मतलब राही, जो कि कहीं भी जा रहा था, या फिर आप ही कहीं जा रहे हैं रास्ते में या फिर जंगल में, आपको बाघ मिल गया, उससे मतलब वार्तालाप के बारे में बताया गया। आगे है करुणा से दान वीरता। कर्ण ने जो दान किया था, कितने कितने सोना चांदी, ये सब के बारे में बताया गया। आगे है विश्व शांति, मतलब विश्व को शांति करने के लिए कुछ ये यहाँ पे बताया गया। आगे शास्त्र संस्कार। शास्त्र में जो संस्कार, शास्त्र कार्य संस्कार दिए उसके बारे में बताया गया है। और आप आगे ये हो गया आपका बुक का सिलेबस, ठीक है। इसमें से आपको जो पहले हम पढ़ाएंगे वो होगा ये फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे मंगलम, क्योंकि इसमें बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है श्लोक, और क्योंकि श्लोक को ध्यान से पढ़ना, वर्ड याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला चैप्टर ये मंगलम स्टार्ट करेंगे, और ये उसके बाद पाटलिपुत्र, मतलब जैसे जैसे है वैसे 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 ही चलते रहेगा, ठीक, मतलब चैप्टर वाइज चलते रहेगा। और अब आप बताते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा मैट्रिक में, उसमें किससे कितना मार्क्स आएगा
और कितना पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी होगा, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कम भी नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना। तो आपको अभी मैंने बुक का सिलेबस बताया, अब चलते हैं ग्रामर की सिलेबस की ओर। ग्रामर भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि बुक, ना ही क्योंकि ये सब हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम लिखा है, क्योंकि उतना पढ़ने से फायदा नहीं है, जैसे कि संज्ञा या फिर वर्ण विचार, ये सब ना अव्यय, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है और ये पढ़ने से फायदा भी नहीं है। उतना ही हम पढ़ाएंगे जितना कि क्वेश्चन 10th में आता है, ठीक है। तो हमने बुक का सिलेबस आप लोगों को बता दिया और अब चलते हैं ग्रामर का सिलेबस। ग्रामर का सिलेबस को बताने के बाद तब हम बताएंगे कि किससे कितना मार्क्स आता है, अर्थात कि बुक से कितना मार्क्स आता है, ग्रामर से कितना मार्क्स आता है, किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आता है, ये सभी बताएंगे, ठीक है। सिलेबस क्या है ये भी बताएंगे। तो बुक का सिलेबस बता दिए, अब चलते हैं ग्रामर के सिलेबस की ओर। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में तो बहुत सारे चैप्टर आते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा जो कि यहाँ लिखा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। पहला है संधि। संधि आपने 8, 9 या फिर 7 में भी संधि हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे, लेकिन इसका ग्रामर हिंदी का संस्कृत व्याकरण का ग्रामर का संधि अलग होता है, अलग नहीं होता है, हलंत विसर्ग ये सब लग के कुछ अलग हो जाता है, सेम ही चलता है। तो इम्पोर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद उपसर्ग, जो जैसे कि कोई वर्ड है उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है और कोई खास वो उपसर्ग को लगाकर उसका मीनिंग जो मतलब मीनिंगफुल वर्ड बन जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद प्रत्यय, इसका भी मतलब वही होता है, अगर कोई मीनिंग मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है वर्ड का और ऐसा कोई चीज लगा के पीछे में, उपसर्ग में आगे में लगता है और प्रत्यय में पीछे में लगाया जाता है और उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद अनुवाद, अनुवाद तो जानते हैं संस्कृत में अनुवाद नहीं आएगा तो बहुत ही, क्योंकि 12 अनुवाद पूछा जाता है जिसमें से आपको 6 अनुवाद बनाना है और प्रत्येक अनुवाद के लिए 2-2 मार्क्स दिया जाता है। ये बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम के बारे में बताएं, ये अनुवाद के बारे में। उसके बाद है समास, तो समास को पहचानना भी इम्पोर्टेंट क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद है कारक और विभक्ति, तो कारक और अनुवाद का बहुत रिलेशन है, क्योंकि जब तक आप कारक पता नहीं रहेगा तो आप अनुवाद नहीं बना पाइएगा, ठीक है। धातु रूप, धातु रूप और उसके बाद है शब्द रूप। शब्द रूप में जैसे कि बालका, लता, रामा यही सब आता है। और पत्र लेखन, पत्र लेखन में जैसे कि पिता पे पत्र लिखने या प्रधानाचार्य पे लिखने, प्रिंसिपल पे लिखने या फिर बैंक में लिखने, ये संस्कृत में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन जैसे कि किसी खास विषय पे जैसे निबंध लिखते हैं उसी तरह इसमें 7 लाइन का वाक्य लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पटना पे लिखने बोल दे या महात्मा गांधी के पे बोल दे या फिर गाय पे बोल दे, ये सब इस पे मतलब पांच गो आपको वर्ड दिया जाएगा, उसमें से किसी एक पर 7 वाक्य में आपको सेंटेंस लिखना है, मतलब अनुच्छेद लिखना है। ये हो गया आपका ग्रामर का सिलेबस। तो अब चलते हैं बताते हैं कि किस क्वेश्चन जो आता है वो कितना कितना मार्क्स का रहता है और कितना कितना क्वेश्चन रहता है। तो आप चलिए आपको जो 10th बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि टोटल मार्क्स 100 मार्क्स रहता है, 100 मार्क्स का रहता है, लेकिन जिसमें से कि 50 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 सब्जेक्टिव रहता है। 50 ऑब्जेक्टिव में भी 100 सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से कि आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 5 सब्जेक्टिव रहता है। उसमें उसके अंदर फिर आपको प्रश्न वाइज दिया रहता है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे रहता है। तो पहले रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हंड्रेड क्वेश्चन जो कि रहता है 50 मार्क्स का, ठीक। और दूसरा रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन,
ये भी रहता है 50 मार्क्स। टोटल हो गया आप लोगों का 100 मार्क्स। आप लोगों को ये नहीं समझना है कि पांच क्वेश्चन है तो मतलब 10-10 नंबर का होगा, ऐसा नहीं है। इसमें इसके मतलब इसके अंदर में भी क्वेश्चन रहता है। तो चलिए बताते हैं कैसे रहता है। तो पहला तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव हो गया, जिसमें से कि मात्र 50 का ही जवाब देना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स होता है, लेकिन बनाने 50 ही बोलता है, इसलिए आपको 50 को 50 ही बनाना है। तो 50 मार्क्स का होगा ये। अब चलिए बताते हैं सब्जेक्टिव का क्या प्रोसेस है। सब ये खंड हो गया ओ, और ये हो गया खंड बो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव खंड का हो गया, ये हो गया सब्जेक्टिव खंड का। और सब्जेक्टिव में चलिए बताते हैं क्वेश्चन कैसे रहता है। तो पहला जो रहता है वो रहता है गद्यांश, ठीक है। पहला गद्यांश रहता है, गद्यांश रहता है, इसमें से 4 रहता है। पहला तो ऐसे रहेगा 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो इसमें एक बनाइए, ये इसमें एक बनाइए, या फिर अथवा दो ठो रहता है, इसमें किसी कोई एक बनाइए, फिर अथवा दिया रहेगा। नहीं, ये इसमें एक ही रहता है 1 नंबर क्वेश्चन में, और फिर इसी का अथवा दिया रहता है तो दूसरा रहता है। या तो आप ये वाला बनाइए, और ये या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए। मतलब गद्यांश में या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, ये 1 नंबर का हो गया। फिर इसी गद्यांश में मतलब मान लीजिए अगर ये एक का बड़ी ए है, तो ये मान लीजिए एक ए है और ये अथवा में बी है मान लीजिए। इसी तरह ए है तो गद्यांश 1 का एक क्वेश्चन है, और इसमें ए है और बी है, अथवा या तो ये बनाइए आप या तो ये बनाइए। फिर रहता है दूसरा, मान लीजिए ये ए हो गया तो मान लीजिए बड़ी बी हो गया। इसमें भी रहता है उसी तरह, मान लीजिए ए और ये है कुछ गद्यांश, फिर अथवा रहेगा, फिर ये रहेगा बी, ठीक है। या तो आप इसमें ए बनाइए ये, या तो ये बनाइए। मतलब 2 बनाना अनिवार्य है, गद्यांश में 2 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। दो क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। ये मतलब एक का एक या फिर बी, दोनों में से कोई एक, या फिर बी और ये बी का ए या बी। ये हो गया गद्यांश का बात। अब चलिए चलते हैं आगे का बात। इसमें तो टोटल मिला के 13 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। और आगे है, आगे पत्र लेखन। पत्र लेखन कैसे होगा चलिए बताते हैं। पत्र लेखन में आपको 2 पत्र लिखना पड़ता है, जो कि संस्कृत में लिखना पड़ता है, ठीक। ये मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन बता दिए गद्यांश, दूसरा नंबर है पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन में टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, ऐसे दिया रहेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें से बोलेगा मतलब ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें से किसी 2 ठो पे लिखना है। इसमें से या तो आप 1 लिखिए, या फिर दोनों लिख दीजिए, 1 2 लिख दीजिए, या फिर 2 लिखिए 3 लिखिए, या फिर 4 लिखिए 3 लिखिए, या फिर 4 लिखिए 2 लिखिए, या फिर 4 लिखिए 1। मतलब इन चारों में से कोई 2 ठो मात्र बनाना है, बस। ये चारों में से मात्र 2 ठो। अब उसके बाद है पत्र लेखन हो गया। उसके बाद है अनुवाद। अनुवाद तीसरा नंबर क्वेश्चन रहता है अनुवाद। अनुवाद में आपको टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा। ये 12 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर मतलब वाक्य अनुवाद बनाना है। और ये प्रत्येक मतलब एक क्वेश्चन के लिए, एक वाक्य के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। ये हो गया। अब चौथा नंबर का बात करते हैं। चौथा नंबर में रहता है मतलब बुक से क्वेश्चन रहता है 16 क्वेश्चन। चौथा नंबर में बुक से क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मान लीजिए पाटलिपुत्र पे चरित्र का वर्णन करना बोल दिया, या फिर संस्कार में किसी भी चीज पे, शादी विवाह पे लिखने बोल दिया। 2-2 मार्क्स का होता है, 16 क्वेश्चन रहता है। टोटल क्वेश्चन रहता है 16 क्वेश्चन रहता है 16, जिसमें से कि आपको 8 गो बनाना है, मतलब सॉल्व करना है।
और प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स रहता है, मतलब 8 16 मार्क्स हो गया ये हो गया। और पांचवा रहता है, पांचवा नंबर पे रहता है, क्या रहता है 5 नंबर पे आपका लिखा जाता है अनुच्छेद लेखन। पांच नंबर पे इसके अंदर में आपको 5 वर्ड दिया जाएगा, या तो आप 5 में से किसी एक पर 7 वाक्य में आपको अनुच्छेद लिखना है। जैसे मान लीजिए गाय पे दे दिया, या फिर पाटलिपुत्रम पे दे दिया, या फिर होली पे दे दिया। जिस तरह हिंदी में निबंध नहीं लिखते हैं, उसी तरह संस्कृत में अनुच्छेद लिखा जाता है कि अनुच्छेद गाय पे लिख दीजिए, या फिर होली पे लिख दीजिए, या फिर परीक्षा पे लिख दीजिए, इसी तरह होता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे बिहार बोर्ड में 10th में। तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, तो 5 क्वेश्चन हो गया। और तो आप लोगों को पूरा सिलेबस, ग्रामर का सिलेबस और बुक का सिलेबस बता दिए हैं। तो आपको यही बता दिए हैं कि बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर यानी मंगलम स्टार्ट होगा अगले वीडियो से, ठीक है। और इसका जो चलेगा लंबा प्रोसेस आगे जो चलेगा मंगलम के बाद, और ग्रामर में जो चलेगा वो संधि चलेगा, ठीक है। और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अपने 10th में जो पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वह ये क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। आप लोगों को इस रैंकर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अच्छे से अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे, जो कि जब होंगे हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे आप लोगों को। और हमारे सर भी अब लगातार आप इसी वर्क, बहुत दिन से इसी पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएंगे। अब जो हम लोगों का क्लास होगा वो रेगुलर वे में होगा, रेगुलर अपलोड वीडियो होगा। तो इस बात पे मैं अपने माने को बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।